आपकी सुबह की वो सादा सी कॉफ़ी जिसे आप नींद खोलने के लिए पीते हैं, दरअसल 3 बर्रे-आज़मों में फैली एक खुफिया जंग का हिस्सा है। इसे एक प्याले तक पहुंचने के लिए कहीं किसान ने अपनी पूरी उम्र की मेहनत को चंद रुपयों में बेच दिया, कहीं किसी मुल्क की पूरी मईशत एक ही फसल पर लटक गई और कहीं चंद बड़ी कंपनियां बैठकर दुनिया भर की कॉफ़ी की कीमतों का फैसला कर रही हैं। ये कहानी ब्राज़ील के जंगलात से शुरू होती है नाजरीन, वियतनाम के खूनी तजुर्बे से गुजरती है, इथोपिया के पहाड़ों से नीचे उतरती और आखिर में आपके किचन के काउंटर पर ख़त्म होती है। तो आइए देखते हैं कि आप रोज़ जिस प्याले को बेख्याली में होंठों से लगा लेते हैं वो असल में है क्या। नाज़रीन, कहानी 200 साल पहले ब्राज़ील में शुरू होती है। उस वक्त ब्राज़ील एक छोटा सा नौ आबादियाती इलाका था, गरीब, पसमानदा, दुनिया के नक्शे पर तकरीबन बेनाम। फिर एक दिन चंद बीज वहां पर पहुंचते हैं, कॉफी के बीज, सीड्स, और ब्राज़ील की तकदीर बदल जाती है। लेकिन यह कहानी जितनी रोमानवी लगती है हकीकत में उतनी सया भी। ब्राज़ील ने अपनी कॉफी की सनत गुलामों की पीठ पर खड़ी की थी। तकरीबन 40 लाख अफ्रीकियों को जबरदस्ती पकड़कर ब्राज़ील के जंगलात में ले जाया गया। इनकी पूरी जिंदगियां कॉफी के दरख्तों के साए में गुजरी और उनकी कब्रें भी वहीं बनी। सन 1888 में जब ब्राज़ील में गुलामी को बाज़ाब्ता तौर पर ख़त्म किया गया, उस वक्त तक ब्राज़ील दुनिया का सबसे बड़ा कॉफ़ी पैदा करने वाला मुल्क बन चुका था और आज भी है। दुनिया के तकरीबन 40% कॉफ़ी अकेला ब्राज़ील पैदा करता है। आप शायद सोचेंगे कि इतना बड़ा प्रोड्यूसर होने के नाते ब्राज़ीली किसान यकीनन खुशहाल होंगे। हकीकत इसके बरक्स है। आप जो $5, €5 या ₹500 का एक कॉफ़ी का कप खरीदते, इसमें से ब्राज़ीली किसान को औसतन 3 सेंट मिलते हैं, यानी पाकिस्तानी पैसों में 8 से 10 रुपए के बराबर। पूरे कप की कीमत का बमुश्किल 1%, बाकी 99% कहाँ जाता है ये आगे चलकर सामने आएगा। नाज़रीन, ब्राज़ील ने 60 की दहाई में एक ऐसा खेल खेला जिसने पूरी दुनिया के किसानों को हिला कर रख दिया। उन्होंने फैसला किया कि कॉफ़ी की आलमी कीमतें वो खुद तय करेंगे। रियासत ने किसानों से निस्बतन ज़्यादा नरखों पर कॉफ़ी खरीदना शुरू की। भारी मिकदार में गोदामों में ज़ख़ीरा हुआ और दुनिया को पैगाम दिया गया कि अगर कॉफ़ी चाहिए तो हमारे नर्ख और हमारी शराइत मानना होंगी। ये एक खुली माशी ब्लैकमेलिंग थी और चंद बरस तक कामयाब भी रही। ब्राज़ील ने अरबों डॉलर कमाए, बाकी मुल्क इनके रहमो करम पर थे। मगर हर हिकमत अमली का तोड़ कहीं ना कहीं होता ज़रूर है। ब्राज़ील की चाल का जवाब एक ऐसे मुल्क से आया जिसे उस वक्त कोई संजीदगी से नहीं लेता था और जो अभी अभी तबाहकुन जंग से निकला भी था, और इस मुल्क का नाम था वियतनाम। जी हाँ नाज़रीन, वियतनाम की जंग अभी ख़त्म हुई थी, शहर तबाह थे, देहात जल चुके थे, मईशत बिखरी हुई थी और कम्युनिस्ट हुकूमत के पास ख़जाना खाली था, लोग फाकों के करीब थे। हुकूमत के एक अफसर ने एक रिपोर्ट लिखी कि हमें ऐसी फसल चाहिए जो जल्दी पैसे ला सके, बरामद हो सके और आलमी मंडी में जगह बना सके। ये फसल कॉफ़ी की फसल हो सकती है। उस वक्त वियतनाम दुनिया की कॉफ़ी पैदावार में 1% से भी कम हिस्सा रखता था। ब्राज़ील के मुकाबले में उसका वजूद ना होने के बराबर था। फिर वियतनाम ने एक गैर मामूली फैसला किया। उसने अरेबिका नहीं बल्कि रोबस्टा कॉफ़ी अपनाई। वो किस्म कॉफ़ी की जो जायके में खुरदरी है मगर बहुत सस्ती और सख्त जान है। अरेबिका कॉफ़ी नाजुक, महंगी और मौसम की ज़रा सी तब्दीली से मुतासर हो जाती है। रोबस्टा निस्बतन कम नाजुक, जल्दी फल देने वाली और कम लागत वाली फसल है। हुकूमत ने पूरा रियासती निज़ाम इस एक फसल के पीछे झोंक दिया। किसानों को ज़मीन दी गई, बीज दिए गए, सस्ती बिजली और पानी का इंतज़ाम किया गया, कर्ज़े फराहम किए गए, सरकारी मनसूबाबंदी साफ थी। हम दुनिया को सस्ती कॉफ़ी बेचकर पैसा कमाएंगे, चाहे इसकी कोई भी कीमत अदा करना पड़े। 90 की दहाई के अवाइल में वियतनाम की कॉफ़ी पैदावार तकरीबन 0 के बराबर थी। 5-6 बरस में पैदावार बढ़ने लगी। सन 2000 तक वियतनाम आलमी मंडी में एक ताकत बन चुका था। 2010 के बाद वो दुनिया का दूसरा बड़ा कॉफ़ी प्रोड्यूसर बन गया था और आज रोबस्टा कॉफ़ी की तकरीबन आधी आलमी पैदावार अकेला वियतनाम के खाते में जाती है। इसके नतीजे में आलमी मंडी में कॉफ़ी की कीमतें गिर गईं। ब्राज़ील के बेशुमार किसान तबाह हुए, इथोपिया, कोलंबिया के पैदा कुनंदगान भी शदीद नुकसान में गए। सस्ती कॉफ़ी का फ़ायदा किसको हुआ? सारिफीन को, यानी आप और मैं, और वियतनाम की हुकूमत को, जिसने सालाना अरबों डॉलर की बरामदात शुरू कर दी। लेकिन नाजरीन, इस कामयाबी की कीमत बेहद भारी थी। रोबस्टा के लिए वियतनाम ने वसी जंगलात काट दिए,
ज़ेरे ज़मीन पानी बेतहाशा खींच लिया और मिट्टी को केमिकल से हद से ज़्यादा लोड कर दिया। आज सूरत हाल यह है कि वियतनाम के कॉफ़ी इलाकों में 1 किलो कॉफ़ी उगाने के लिए औसतन 150 लीटर पानी दरकार है, जबकि कई मकामात पर ज़ेरे ज़मीन पानी तेज़ी से नीचे चला जा चुका है। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि अगले 20 बरसों में वियतनाम की कॉफ़ी पैदावार नुमायां तौर पर गिर सकती है और जब ऐसा हुआ तो आलमी कीमतें एक बार फिर आसमान को छू सकती हैं। अभी तक हमने सिर्फ 2 मुल्कों की बात की है, असल कहानी एक तीसरे मुल्क से शुरू होती है और यह किस्सा तकरीबन 1000 साल पुराना है। तो आइए मैं आपको 1000 साल पीछे लेकर चलता हूं। दोस्तों, अफ्रीका के करना, जिसे कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, आपके सामने नक्शा भी आ चुका हुआ है, उसमें वाक़ मुल्क है इथियोपिया। दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में इसका शुमार होता है, मगर कॉफ़ी की तारीख का असल मरकज़ यही मुल्क है। रिवायत के मुताबिक 1000 बरस कबल इथियोपिया के पहाड़ों में एक चरवाहा काल्दी नामी लड़का अपनी बकरियों को चरा रहा था। इसने देखा कि बकरियां एक मखसूस सुर्ख दाना खाकर गैर मामूली तौर पर चौकन्नी और बेकरार हो जाती, इन्हें नींद नहीं आती, वो उछलती कूदती रहती हैं। तजस्सुस में आकर उसने खुद भी वो दाना चखा तो इसकी भी थकन उतर गई और नींद उड़ गई। वो सुर्ख दाने दरअसल कॉफ़ी के बीज थे और ये बात कर रहा हूँ 1000 साल पुरानी। ये किस्सा तारीखी तौर पर साबित शुदा हो या ना हो, हकीकत ये है कि कॉफ़ी के जंगली पौधों की असल जाए पैदाइश इथियोपिया ही है। यहीं से ये बीज यमन पहुँचा, वहाँ से उस्मानी सल्तनत तक, फिर यूरोप, फिर अमेरिका और बिलाखिर पूरी दुनिया तक फैल गया। आज जो भी कॉफ़ी आप पीते हैं, जीनियाती तौर पर उसकी नस्ल इन्हीं कदीम इथियोपियाई पौधों से जा मिलती है। आज इथियोपिया में तकरीबन 1.5 करोड़ अफराद बराह रास्त या बिलवास्ता कॉफ़ी की काश्त से वाबस्ता, यानी इतने लोग जितनी लाहौर, कराची या मुंबई की मजमूई आबादी के बराबर। ये लोग पैदा भी कॉफ़ी के दरख्तों के नीचे होते हैं और मरते भी इन्हीं खेतों में हैं। मगर इसके बावजूद इथियोपियाई किसान का हिस्सा क्या है? औसतन 1 किलो कॉफ़ी बेचने पर इसे $1.5 से $2 मिलते हैं, जबकि खलीजी या मगरबी मुल्कों में कॉफ़ी शॉप्स में इसी कॉफ़ी के चंद कप $8 में फ़रोख्त होते हैं। जिस मुल्क ने दुनिया को कॉफ़ी दी, वो खुद कॉफ़ी से बहुत कम फ़ायदा हासिल कर सका। असल मुनाफा कहीं और जा रहा है, उन हाथों में जो ना कॉफ़ी के खेत देखते हैं, ना किसान की झुलसी हुई हथेलियाँ, सिर्फ कीमतों के चार्ट और मंडी के ग्राफ देखते हैं। दोस्तों, अब सवाल यह है कि किसान को इतना कम और सारिफ इतना ज़्यादा क्यों देता है? दरमियान में ये पैसा जो है वो कहाँ जाता है? जवाब है चंद बड़ी आलमी ताजर कंपनियाँ। दुनिया की ग्रीन कॉफ़ी यानी कच्ची, जो भूनने से पहले वाली कॉफ़ी है, उसकी तकरीबन 60% तिजारत सिर्फ 4 बड़ी ट्रेडिंग कंपनियों के हाथ में समझी जाती है। आम नाज़र ने शायद इनके नाम भी ना सुने हो, मगर ये खामोशी से पूरी सप्लाई चेन पर बैठे हुए हैं। ये कंपनियां नाजरीन बराह रास्त किसानों या मकामी ख़रीदारों से बीज खरीदती हैं, इन्हें गोदामों में ज़ख़ीरा करती हैं, समंदरी जहाज़ों पर लाती हैं और फिर दुनिया भर के भूनने वाले कारखानों और ब्रांड्स मसलन स्टारबक्स, नेस्कैफ़े, कोस्टा कॉफ़ी वगैरह उन तक पहुँचाती हैं। असल खेल कीमतों का है। कॉफ़ी की आलमी कीमत आज की मंडी में नहीं बनती है, बल्कि फ्यूचर्स मार्केट में तय होती। न्यूयॉर्क और लंदन की मालियाती मंडियों में मुस्तकबिल के सौदे तय किए जाते हैं। 6 माह, 1 साल, 2 साल बाद की तरसील के लिए वहाँ बैठे ताजरों की तवक्कुआत, अंदाजे और सट्टेबाजियाँ ये तय करती हैं कि ब्राज़ील, वियतनाम या इथियोपिया के किसान को अगले सीज़न में फ़ी किलो कितने पैसे मिलेंगे। मिसाल के तौर पर 2020 में जब कोरोना लॉकडाउन शुरू हुआ तो बज़ाहिर ये समझा गया कि रेस्टोरेंट्स और कैफ़े बंद होने से कॉफ़ी की तलब कम हो जाएगी। बड़े से बड़े जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने कीमत गिरने पर शर्तें लगा दी। चंद हफ्तों में फ्यूचर्स मार्केट में कीमतें 30% नीचे आ गईं, जबकि हकीकत ये थी कि घरों में कॉफ़ी का इस्तेमाल बढ़ रहा था। नुकसान किसका हुआ? किसान का। ब्राज़ील, वियतनाम और इथियोपिया के लाखों किसानों ने उसी फसल को 30% कम दाम पर बेचा, जिसकी असल खपत कम होने की बजाय बढ़ गई थी। उधर बड़े ताजर और ब्रांड्स बाद में कीमतें मामूल पर लाकर या फिर थोड़ी सी बढ़ाकर मुनाफा समेट रहे थे। अब ये कोई हादसा नहीं था, ये निज़ाम था। इस वीडियो को बताने का मकसद भी यही है, आपको निज़ाम समझाना। दोस्तों, अब कहानी नाजरीन यहाँ पर एक नए जाविये में दाखिल होती है जो कि ख़तरनाक हो जाती है। कॉफ़ी बेहद नाजुक फसल है। इसे ना बहुत ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त है, ना बहुत ज़्यादा सर्दी, ना हद से कम बारिश, ना ज़रूरत से ज़्यादा। इसे साल भर तकरीबन 18 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड का मुतदिल दर्जा हरारत और ख़ास तनासुब में नमी चाहिए। यही खित्ता जिसमें ये हालात पाए जाते हों कॉफ़ी बेल्ट कहलाता है। खित्ते इस्तवा
इक्वेटर लाइन जो होती है उससे शुमाल और जनूब में तकरीबन 25-25 दर्जों का इलाका है नाज़रीन। मौसमियाती तब्दीली इस पूरे बेल्ट को दबा रही है। तहकीकी रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर मौजूदा रफ्तार बरकरार रही तो 2050 तक दुनिया की तकरीबन 60% वो ज़मीन जहां आज कामयाबी से कॉफ़ी उगाई जा रही है मुस्तकबिल में कॉफ़ी के लिए गैर मौजू हो सकती है। यानी एक नस्ल के अंदर अंदर कॉफ़ी के निस्फ से ज़ायद मौजूदा इलाके नाकारा होने का ख़तरा है। ब्राज़ील में चंद बरस पहले एक गैर मामूली सर्द लहर और शदीद कहर ने एक रातों रात करोड़ों कॉफ़ी के पौधों को तबाह कर दिया था। आलमी मंडी में कीमतें चंद महीनों में 60% तक बढ़ गई थी। बड़े शहरों में आपके एक एक कप की कीमत $2 से $3 से बढ़कर $4-5 तक पहुंच गई थी। मसला यह है कि कॉफ़ी का पौधा लगाने के बाद फल देने में 4-5 साल लगते हैं। यानी आज अगर लाखों पौधे तबाह हो जाएं तो इन्हें बदलने में आधी दहाई लगेगी और इस दौरान कीमतों का दबाव मुसलसल सारिफ और किसान दोनों पर पड़ेगा। अलबत्ता मुनाफे पर भी दरमियानी सतह पर जो बैठी कंपनियां हैं वो भी सिमटेंगी। ब्राज़ील, वियतनाम, इथोपिया के अक्सर छोटे किसान पहले ही औसतन चंद $100 महाना कमाते हैं। इनके पास ना तो बचत है ना बड़े कर्ज उठाने की सकत कि वो लाखों नए दरख्त लगाकर अगले 5 साल जो है वो खाली बैठकर इंतजार कर सके। नतीजा तकरीबन तय है। आइंदा बरसों में जब मौसमी झटके तेज होंगे तो कॉफ़ी पहले से कहीं ज़्यादा महंगी और फिर गैर यकीनी हो जाएगी दोस्तों। अब सवाल ये है कि आगे क्या होने वाला है। अगर हमने आने वाले 10-15 बरसों की तरफ देखें तो कॉफ़ी के मुस्तकबिल के चंद बड़े मुमकिन मंजर सामने आते हैं। पहला मंजर, आहिस्ता आहिस्ता महंगाई और आदत। एक इम्कान यह है कि कीमतें बतदरीज बढ़ती रहेंगी। आज जो कप 5 की कीमत में आपको मिल जाता है वो 10-12 बरस के बाद 8 या 10 का हो जाएगा। लोग कुछ कम पिएंगे, कुछ मुतबादल मशरूबात की तरफ जाएंगे, मगर सनत मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होगी, बस सुकड़ जाएगी। दूसरी, अचानक कॉफ़ी बहरान। ज़्यादा हकीकत पसंदाना खदशा यही है कि किसी बड़े मौसमी वाक़े मसलन ब्राज़ील में सख्त कहर, मशरकी अफ्रीका में तवील खुश्क साली या वियतनाम में ज़ेर ज़मीन पानी की शदीद कमी के नतीजे में एक ही सीज़न में आलमी सप्लाई को शदीद झटका लगेगा। ऐसी सूरत में कीमतें चंद माह में 4 या 5 गुना बढ़ सकती हैं और कॉफ़ी आम आदमी के लिए रोज़मर्रा मशरूब के बजाय अमीरों की अय्याशी बन जाएगी, जैसे आज ज़ाफ़रान है। तीसरा मंजर, साइंसी इनकलाब। यह है तीसरा इम्कान जिसकी उम्मीद पर कुछ लोग जो है वो नज़रें जमाए बैठे हैं। वो ये कि लेबॉर्ट्री में तैयार की जाने वाली कॉफ़ी नुमा मसनूआत कामयाब हो जाएंगी। चंद स्टार्टअप्स पहले ही ऐसी ड्रिंक्स बना रहे हैं बाय द वे जो कॉफ़ी के जायके और कैफ़ीन के असर को नकल करती हैं, मगर असल कॉफ़ी के दानों के बगैर। अगर ये टेक्नोलॉजी सस्ती और आम हो गई तो रिवायती कॉफ़ी की मंडी बुरी तरह बदल जाएगी। हकीकतन गालिबन यही है कि मौसमियाती दबाव पहले आएगा, साइंसी हल बाद में आएगा और दरमियान का पूरा जो अशरा होगा जिसमें आपके रोज़ के कप की कीमत आपकी आमदनी का नुमाया हिस्सा बनने लगेगी। नाज़रीन, अब आपकी सुबह की वो कॉफ़ी जिसे आप शायद बस नींद खुलने का जरिया समझते हैं, मामूली मशरूब नहीं है। ये एक माशी हथियार है जिसे कभी ब्राज़ील ने दुनिया पर आजमाया, कभी वियतनाम ने। ये तारीख़ी नाइंसाफ़ी की अलामत भी है जिसका बोझ इथोपिया और दूसरे गरीब ममालिक के करोड़ों किसान उठा रहे हैं। ये मौसमियाती बम भी है जिसकी सुई आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है और किसी रोज़ वो ज़ोर से फट जाएगी। आपके हाथ में थमाया हुआ ये छोटा सा कप दरअसल दुनिया की सबसे पेचीदा जंजीर का आखिरी हल्का है। एक ऐसी जंजीर जिसमें गुलामी है, जंगें हैं, मंडियां हैं, मौसमियाती तब्दीली है, खामोश साजिशें सब जुड़ी हुई। अगली बार जब आप कॉफ़ी का पहला घूंट लें तो एक लम्हे के लिए सोचिएगा, ये कड़वाहट सिर्फ दाने की है या इसके पीछे तारीख, सियासत और मईशत का वो जायका भी शामिल है जिसे हम आम तौर पर महसूस ही नहीं करते। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में।